हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं। और अपन बात करेंगे बेटा आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसमें मॉडल पेपर में लेके आया हूं। एक मॉडल पेपर ये है, उससे पहले दो मॉडल पेपर यूट्यूब चैनल एनसीए के जारी हो चुके हैं। और एक मॉडल पेपर और जिसमें मैं आपको 100 इंपोर्टेंट्स वाले क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, वो जल्दी मिल जाएगी आपको, कल ही मिल जाएगी। ठीक है। और जैसे बात कर रहे हैं अपन, इससे पहले अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपन 100 इंपोर्टेंट्स मैंने बताए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपन वो देखने को मिले थे। उससे संबंधित अगर वो किसी ने पूरी वीडियो देखे गया होगा और वो उसने फॉलो किया होगा तो उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। आज बात करेंगे अपन केमिस्ट्री का, ये मॉडल पेपर 3 बात करते हैं। उससे पहले 28 मार्च को आपके एग्जाम पूरे हो रहे हैं बेटा, और मैं वापस में सूचना देना चाह रहा हूँ। 28 मार्च को आपके एग्जाम पूरे हैं हो रहे हैं। 29 तारीख से ही 29, 30, 31, 1 ये 3-4 दिन जो है इसमें नए बैच के अनाउंसेस हो रहे हैं। जो बच्चा 12th के साथ जेट करना चाह रहा है और एक साल ड्रॉप नहीं करना चाहता है, उनके लिए एनसीए के द्वार खुले हुए हैं। वो जल्दी ही आए और क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। साथ ही क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के साथ ही सीयूटी और जेट का एग्जाम आपको देने हैं। सीयूटी का फॉर्म जिन बच्चों ने नहीं भरा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं मैं, सीयूटी का फॉर्म जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो जल्दी ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक 22 मार्च के आसपास इसके लास्ट डेट है। उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। जेट का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जब भी आएगा तब आपको बताएंगे। और जो बच्चे सीयूटी एग्जाम देना चाहते हैं, इंडिया लेवल का ये एग्जाम होता है जिसमें आपको इंडिया लेवल के कॉलेज मिलते हैं। जो जेट का लेवल राजस्थान के लेवल पर रहता है, उसी प्रकार से सीयूटी का लेवल इंडिया लेवल पर रहता है। तो इंडिया लेवल पे आपको कॉलेज मिलते हैं और काफ़ी आसान पेपर होता है, काफ़ी अच्छा पेपर होता है। तो अगर आपको फॉर्म भरने हैं तो इस स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म भरवा सकते हैं आप। और साथ ही हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 28 मार्च को पेपर होने के बाद में आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत किफ़ायती क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें बहुत ही वाजिब दाम पर आपको राजस्थान की बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपके सिलेक्शन की पूर्ण संभावनाओं को देखते हुए हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लस अच्छे से कॉलेज के अंदर आपको बताया जाएगा कहाँ पर एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। और जो बच्चा क्रैश कोर्स बहुत बहुत अच्छे से और बहुत आत्मविश्वास के साथ करेगा तो उनका सिलेक्शन हम पक्का मानते हैं, ताकि आपका एक साल आगे जो है बर्बाद नहीं हो, एक तरह से यूं कह दें, है ना। और आपका एक साल बचा रहे, इसके लिए आप 28 तारीख को जैसे एग्जाम होता है तो तुरंत आप एनसीए से जुड़ें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। चलिए अपन बात करते हैं आज का जो मॉडल पेपर है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, वो उसको अपन शुरुआत करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। तो शुरू करिएगा। देखिए ये आपका बेसिक चीज़ें जो हैं वही इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने 2 पेपर दे चुके हो, इंग्लिश का भी दे दिया आपने, बायोलॉजी का दे दिया, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको रोज देखने को मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। चलिए बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि मृदा के अवयव कौन कौन से हैं, सॉइल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मृदा के अवयव कौन कौन से आते हैं इसमें? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, जल, वायु सभी आते हैं बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन जब उपरोक्त सभी वाले आते हैं तो इसमें आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा कि भाई मृदा के अवयव, मृदा में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो आपके सामने सभी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 2, कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा होता है? कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक, इसको कायांतरित की जगह रूपांतरित भी कह सकते हैं। अगर कायांतरित नहीं दे रखा हो, रूपांतरित दे रखा हो तो भी अपन ये कर सकते हैं। कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? संगमरमर, मार्बल जो है इसका एग्जाम्पल। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। इसके साथ में सिस्ट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, इसे ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कायांतरित चट्टान के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? सिस्ट हो सकता है, डोलोमाइट हो सकता है, ठीक है, डोलोमाइट के नाम से, ठीक है। और सिस्ट के नाम से हो सकता है क्वार्ट्स, है ना, क्वार्ट्स के नाम से ये एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। तो कायांतरित या मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल के अंदर 3-4 चट्टानों के एग्जाम्पल और भी अपन काउंट कर सकते हैं। सिस्ट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, ये सब एग्जाम्पल किसमें जाते हैं बेटा? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के अंदर जाते हैं। मृदा निर्माण में सक्रिय कारक या एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जलवायु, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति या समय। तो बता दूं आपको मैं, एक तो क्लाइमेट और एक बायोस्फीयर, ध्यान रखिएगा।
एक्टिव कौन कौन है, बायोस्फीयर है एक तो, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर को अपन ठीक है, और दूसरा है क्लाइमेट, या क्लाइमेट का मतलब क्या होता है बेटा, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, तो यहाँ पर क्लाइमेट दे रखा है, ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव जलवायु जो है वो एक्टिव होता है, बायोस्फीयर एक्टिव होता है। इसके अलावा जो तीन रहेंगे वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय कह सकते हैं उनको, या इनएक्टिव फॉर्म कह सकते हैं। पैतृक पदार्थ, समय और स्थलाकृति, ये निष्क्रिय कारक होते हैं, सक्रिय कारक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में अपन ये चीज देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई कार्बनिक एवं अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने को क्या कहते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन द लोअर लेवल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको अपन, निक्षेपण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, निक्षेपण कहते हैं। इल्यूमिनेशन के नाम से उसको अपन जानते हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही शामिल होता है। इल्यूमिनेशन के नाम से उसको अपन जान लेते हैं, पहला निक्षेपण के नाम से उसको अपन जानते हैं। जब ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में कार्बनिक और अकार्बनिक अवयव जाते हैं, इसको अपन इल्यूमिनेशन कहते हैं। और अगर दूसरे तत्व या पानी का जा रहा है तो उसको अपन निक्षालन, एलिवेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। कार्बनिक कोलोइड की धनायन विनिमय क्षमता, द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है कितनी होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कार्बनिक कोलोइड की धनायन विनिमय क्षमता की बात की जाए बेटा, तो ये 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम शामिल होती है। मैं एक चीज आपको समझा दूं, इससे पहले आपको मैं समझा दूं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगती है, पर है बहुत सिंपल है। अगर आप पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, कौन कौन से जो हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो वो, साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, वो इनको बहुत अच्छे से रट के चले जाना, अच्छे से याद करके चले जाना। इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको अधिकतर इनमें से देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मृदा कार्बनिक कोलोइड इनमें से कौन सा कहलाता है। मृदा कार्बनिक कोलोइड जो है इसमें से कैओलिनाइट, सेफोनाइट या ह्यूमस, तो ये ह्यूमस कहलाता है। और मेरे बच्चों इसका ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला मैं बता दूं, ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु की लाइन से मिलेगा, आपको ये आंसर क्या जाएगा, इसका ह्यूमस इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है आयन विनिमय एक प्रक्रम है। आयन विनिमय जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय होता है कि अनुत्क्रमणीय होता है कि दोनों होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, उत्क्रमणीय। जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो आपस में एक्सचेंजेबल होता है, उत्क्रमणीय प्रोसेस जो है वो ये कहलाता है। पीएच और पीओएच का योग सदैव कितना होता है भाई, तो ये तो डायरेक्टली वो आपको पीएच स्केल के बारे में बात करना चाह रहा है, जो 0 से स्टार्ट होगा और 14 तक खत्म होता है, बीच में एक जगह रुकता है जिसको अपन 7 कहते हैं, है ना। 0 से 7 के बीच में जो होगा वो अम्लता को बताता है और ये क्षारीयता को बताता है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पीएच जो है ना, पीएच प्लस आयन होता है, इसको अपन जब इसमें लोगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो पीएच होता है, ये पीओएच के कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से 0 से लेकर 14 तक, 1 से नहीं है, ध्यान रखना 1 से 14 नहीं है, यहाँ पर क्या जाएगा 0 से 14, इसका आंसर जो है वो सही माना जाएगा। पीएच और पीओएच का योग सदैव इतना होता है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करेंगे अपन बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जल की क्रिया होती है तो बुझा देता है तो OH आएगा, OH आएगा, OH मतलब जल, है ना। जब चूना कब बुझेगा, जब अपन पानी डाल देंगे, तो पानी डाल देंगे तब बुझेगा, तो CaOH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, तो इसको अपन बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है सर। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ये दे रखा है आपके बुक के अंदर, इसका आंसर दे रखा है कि भाई राजस्थान के अंदर जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है उसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, 3.74 लाख हेक्टेयर जो है, इतना क्षेत्रफल इस लवण प्रभावित या द एरिया ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल इन राजस्थान इज 3.74 लाख हेक्टेयर, इतनी जमीन जो है साल्ट से प्रभावित है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा साल्ट होना, ज्यादा लवण वाली मृदा होने से क्या होता है कि पौधों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती है, और क्या नाम, जो भूमि होती है जमीन, उसके ऊपर आपको खारापन या नमक जैसा पदार्थ आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व इनमें से नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं बोल रहा है भाई, नहीं बोल रहा है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन, नत्रजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, बिल्कुल है।
फॉस्फोरस P ये भी है, पोटेशियम ये भी है, NPK या NPK तो प्राथमिकी होते हैं, प्राइमरी होते हैं। ये कहाँ से आ गया, द्वितीयक वाला ये नहीं आएगा। आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो है यहाँ पर शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम जो है द्वितीयक पोषक तत्वों में शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको बहुत आसानी से पता है। DAP डाई अमोनियम, डाई अमोनियम कहाँ आ रहा है भाई, ये आ रहा है डाई अमोनियम, और कहाँ आ रहा है, और कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना। ये फॉस्फेट HPO4, ये डाई ये हो गया, अमोनियम ये हो जाएगा, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल ट्वाइस HPO4, ये हो जाएगा आपका। फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फॉस्फोरस का उपयोग कर पाती हैं, ध्यान रखिएगा। जब फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर जब अपन डालते हैं फसलों के अंदर, तो उन उर्वरकों में से कितना % फॉस्फोरस जो है फसल अवशोषित कर पाती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर मैंने मान लो 100 किलो, मान लो मैंने 100 किलो फॉस्फोरस डाला खेत के अंदर, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक में डाला, तो 100 में से कितना % फसल ग्रहण करेगी। 100 में तो 100 तो करती ही नहीं है, इतना कर दो चाहिए क्या, नहीं करेगी भाई, कुछ % करती है। और कुछ % कितना होता है बेटा, 5 से 30% होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा, 5 से 30% ही फसलें जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस युक्त ये ग्रहण करती हैं। साथ में और बता दूं मैं आपको, 5 से 30% ये हो जाएगा, इतना % जो है फॉस्फोरस ये ग्रहण करती हैं, ठीक है। एक चीज और अपन देखना चाहें तो ठीक है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको अपन देख पा रहे हैं कि 5 से 30% के आसपास ये ग्रहण करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है यहाँ पर कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको पता है लार के अंदर जो है वो टाइलिन एंजाइम देखने को मिलता है। ये टाइलिन एंजाइम लार के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण और उसके डाइजेशन में काफी हेल्प करता है, ये जो कि जीवा के अंदर पाया जाता है। आगे है नील हरित शैवाल और एजोला का उपयोग किस फसल में करते हैं। भैया ये तो आपको एग्रीकल्चर में भी परेशान करेगा और आपको यहाँ पर भी परेशान करेगा। नील हरित शैवाल जिसको अपन BGA ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, एजोला कहते हैं, ये धान की फसल पेडी क्रॉप को बहुत ज्यादा उपयोग होता है। लगभग 0.5 से 1 टन के आसपास अपन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं इनकी मात्रा, और भी मात्रा चेंज हो सकती है कि भाई नील हरित शैवाल BGA और एजोला का यूज किस फसल में होता है, तो इन फसलों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम ताप व अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय तक धारण करते हैं। ये आपके 12 चैप्टर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई कम ताप यानी कि लो टेम्परेचर है, अधिक समय यानी कि लॉन्ग टाइम है, तो उसमें क्या सही रहेगा। कम ताप का मतलब हो गया, मेरे पास 2 टेम्परेचर होते हैं यहाँ पर, या तो 72 होगा या फिर 63 होगा। अगर 72 है इसका मतलब अधिक टेम्परेचर है, 63 इसका मतलब कम टेम्परेचर है। तो यानी कि मैं 72, तो ये तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा 63, और अधिक समय कितना होगा भाई 30 मिनट के लिए। तो और मेरे बच्चों ध्यान में रखना, डिग्री सेंटीग्रेड ही यहाँ पर ऑप्शन में आएगा, डिग्री फारेनहाइट आपको नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको समझा दूं मैं, पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन जब अपन करते हैं, पास्चुरीकरण या फिर पास्चुराइजेशन जब अपन करते हैं, तो 2 मेथड यूज करते हैं अपन। एक मेथड का नाम है LT मेथड, और एक मेथड का नाम है यहाँ पर HT-ST मेथड। LT को क्या कहते हैं अपन, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड कहते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड कहा जाता है। HT-ST को अपन क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड कहा जाता है। हिंदी में कहे तो इसको कम ताप अधिक समय विधि, हिंदी में क्या कह देंगे इसको, कम ताप अधिक समय विधि कहते हैं। और इसको क्या कह देंगे, उच्च ताप या अधिक ताप कम समय विधि कहते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज जो आती है वो ये है
कि LT विधि के अंदर मैं बच्चों बता दूं। अच्छा, ये पास्चुरीकरण क्या होता है? फ्रांस के वैज्ञानिक हुए लुईस पास्चर, उन्होंने क्या किया था, निश्चित तापमान निश्चित करेंगे और निश्चित समय यानी कि फिक्स टेम्परेचर और फिक्स टाइम पर दूध को जब गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन कहा जाता है। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड हैं और ऑलमोस्ट अपन 3 मेथड पढ़ते हैं, पर आपके एनसीईआरटी आपकी बुक के अंदर 2 मेथड दे रखे हैं, LT और HT। जब दूध को जब दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, साथ में कितने टाइम तक गर्म किया जाए? ऐसा तो है नहीं 63 पे रख के निकाल देंगे, ऐसा तो है ही नहीं। 63 डिग्री पे गर्म करना है, कितने समय के लिए गर्म करना है? 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे और 30 मिनट गर्म करने के बाद में फिर उसको तुरंत ही ठंडा किया जाता है। और कितने टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठंडा किया जाए। तो इस मेथड को अपन LT मेथड कहते हैं। इस मेथड को अपन होल्डिंग मेथड, धारण विधि भी कहते हैं। इस मेथड को अपन बैच विधि भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसके, LT, धारण, होल्डिंग और बैच मेथड, है ना, इसको कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें बात करें सर, इसकी बता दो HT का मतलब क्या है। यदि दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, सर कितने मिनट के लिए या कितने सेकंड के लिए? तो मेरे लाडो ध्यान रखना, केवल 15 सेकंड गर्म करना है बस, मिनट नहीं है, ध्यान रखना, घंटा नहीं है, मिनट नहीं है, यहाँ पर सेकंड है। 15 सेकंड गर्म करेंगे और 15 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा कर देते हैं। तो इसको अपन कौन सा मेथड कह देंगे बेटा? HT मेथड कहते हैं। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, दोनों काफी शानदार मेथड है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मैंने यही समझा दिया है, यहाँ पर गलती मत करके आना। चलो आगे चलते हैं अपन। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले बेटा, नेक्स्ट, उदासीन मृदा का पीएच मान क्या होता है? देखिएगा, उदासीन मृदा का पीएच मान यहाँ पर पूछ रहा है। अरे यार उदासीन, अभी मैंने कहा था 0 से स्टार्ट किया, 7 पे जाके रुका, 7 से स्टार्ट हुआ, 14 पे जाके रुक गया। जब अच्छा 0 से 7 पर आया तो ये 7 पे आके थक गया यानी उदास हो गया यानी कि उदासीन, न्यूट्रल हो गया, है ना। तो यानी कि 7 वाली पीएच अगर कहीं आ रही हो तो इसका बिल्कुल ये दे रखा है ना यार, 7 वाला पीएच, है ना। 7 पर क्या हो जाता है, ये उदासीन हो जाता है, उदास हो जाता है ये बेचारा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यस, यहाँ पर सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि ये कहाँ पर है। लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, जयपुर में तो बिल्कुल भी नहीं है, करनाल हरियाणा के अंदर है। या तो आपको करनाल देगा, करनाल नहीं दे तो यहाँ पर आपको हरियाणा देके भी आंसर पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर स्थित है। चलिए अब चलते हैं अपन, ये क्वेश्चन MCQ वाले देखने के बाद में फिर चलेंगे अपन यहाँ पर फिलिप्स पे चलते हैं। फिलिप्स इंपोर्टेंट है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बाद या उपरांत जो चट्टानें बनती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? तो उनको अपन कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कह देंगे बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन है ना, ये जो MCQ और ये फिलिप्स वाले क्वेश्चन बहुत एक्यूरेसी मांगते हैं, बहुत एक्यूरेट मांगते हैं, है ना। अब देखिए बोर्ड के अंदर पहले पहले क्या होता था, 2022 से पहले क्या होता था कि वो केवल कुछ MCQ देते थे और फिलिप्स भी शायद नहीं थे, कुछ MCQ देके फिर वो डायरेक्ट वेरी शॉर्ट पे आ जाते थे, है ना। और उससे पहले तो क्या होता था, वेरी शॉर्ट भी नहीं थे, डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन नहीं पूछते थे। इससे क्या होता था कि बच्चों को लिखने का टाइम मिलता, बच्चे और मतलब अपनी तरफ से मन से भी लिख लेते थे तो भी हल्के फुल्के नंबर मिल जाते थे। अब क्या हुआ है बोर्ड में थोड़ा सा ये पैटर्न जो है वो इजी भी है तो हार्ड भी है। इजी उनके लिए है जिन्होंने बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनके लिए काफी इजी पड़ जाता है। और हार्ड उनके लिए है जिनको कभी कभार ही बुक के दर्शन होता है, कभी कभार ही वो है ना पढ़ने का मन करता है, तो उनके लिए तो हार्ड ही आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी मांगता है।
अगर सी ऑप्शन है तो सी लगाना है, डी है तो डी लगाना है ना। और तो या फिर अपन आसपास से भी पूछ लेते हैं, तो अगर आसपास भी तभी पूछे जब उनको भी पता हो कि हाँ भाई इसका आंसर ये है ना। ऐसे पूछने से कोई मतलब नहीं है। तो एक्यूरेसी मांगता है यहाँ पर। अगर एक्यूरेसी में आपको कहा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, हर चैप्टर के पीछे जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं वो साथ में जो एमसीक्यू दे रखे हैं है ना, एमसीक्यू वगैरह हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छे से करके जाना। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत चलिए अब हम बात करते हैं अपन, नेक्स्ट लीजिएगा हम, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं अपन। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। मृतिका पर या क्ले पर कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। मृतिका पर कौन सा चार्ज होता है, तो ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। जो क्ले के आयंस होते हैं, क्ले के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या क्या आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज के रूप में नाइट्रेट होते हैं, फॉस्फेट वगैरह होते हैं, Cl माइनस होते हैं, SO4 माइनस 2 होता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के रूप में अपन शामिल करते हैं। लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं खालिस्तान में पाई जाती हैं। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ शुष्क जलवायु होती है, जहाँ पर एरिड जोन होता है, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क जलवायु में पाई जाती है। शुष्क जलवायु में, एरिड क्लाइमेट के अंदर, एरिड क्लाइमेट के अंदर पाई जाती है, शुष्क जलवायु के अंदर पाई जाती है क्या, लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्षारीय जल की जो ईसी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता जिसको अपन कहते हैं, वो कितनी होती है। तो क्षारीय जल की जो ईसी बेटा 4 डेसीसाइमन पर मीटर होती है, 4 DSM-1 है ना, या यूं लिख सकते हैं 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है सर। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की कमी, नत्रजन, नाइट्रोजन नहीं बोलते वो नत्रजन बोलता है, क्योंकि इसका प्योर हिंदी वर्ड वो नत्रजन है। तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कौन सा रंग या क्या दिखाई देता है, तो बौने व हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी चल रही है पौधों में, तो बौने व हल्के पीले आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ड्वार्फ एंड लाइट येलो कलर के आपको दिखाई देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फिर से क्वेश्चन कहाँ से निकला है, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है वहां से निकला है, ठीक है। तो अपन, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये बार बार आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको महत्वपूर्ण बिंदु बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अधिकांश पोषक तत्व मृदा पीएच खालिस्तान पर उपलब्ध होते हैं। देखिए मृदा के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर वो जो है पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएच का काफी इश्यू चलता है। तो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर ये होती है कि उदासीन पीएच पर आपको पौधे जो हैं, उदासीन यानी कि 7 पीएच, उदासीन पीएच या 7 पीएच पर सबसे ज्यादा अवेलेबल पोषक तत्व को खींचते हैं पौधे, है ना। या इसके आसपास अपन रेंज बना लें, ये सबसे राइट आंसर होता है इसका, ये हो जाएगा। फिर भी नहीं दे रखा हो तो 6.5 से 7.5 पीएच, ये पीएच जो है यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी काफी अच्छी होती है। अधिकांश पोषक तत्व जो है आपको इसी पीएच पर देखने को मिलेंगे। 6, इसको न्यूट्रल पीएच भी कहते हैं अपन। एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक, इसका तो आपको सबको पता है, इसका आंसर यूरिया है ना। यूरिया के साथ में कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनाइड जो है वो भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, है ना। एमाइड का आंसर क्या, एमाइड उर्वरक का आंसर यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम
साइनाइड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है एमाइड के उर्वरक। आगे चलते हैं अपन एमाइड उर्वरक के एग्जांपल के बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन विटामिन ए की कमी से। ये विटामिन वाला टॉपिक तो पढ़ लेना। विटामिन ए की कमी से कौन सा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी के अंदर क्या हो जाएगा, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जीवधारियों के बाल, त्वचा, नाखून, कुछ हार्मोन, हीमोग्लोबिन, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। जो जीवधारी के बाल होते हैं, त्वचा होते हैं, वो इसके बने होते हैं। पेप्टाइड में एमिनो अम्ल किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड से जो है वो जुड़े रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अपन फिलिप्स के बारे में अपन ने बात करी बेटा। फिलिप्स के बारे में अपन ने बात करी है। आगे चलते हैं अपन वेरी शॉर्ट पे चलेंगे। सिलिकेट क्ले कितने प्रकार की होती, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। सिलिकेट क्ले 3 प्रकार की होती है, कैओलिनाइट, मोंटेमेरोलाइट और इलाइट, 3 प्रकार की होती है। इसका आंसर जो है वो अपन यहाँ ऐसे स्टार्ट करेंगे। जो सिलिकेट क्ले हैं वो 3 प्रकार की देखने को मिलती है, 1, 2 और 3। कैओलिनाइट, इंग्लिश में भी इसको यही कहेंगे, कैओलिनाइट कहेंगे। मोंटेमेरोलाइट, इंग्लिश में भी यही वर्ड है, मोंटेमोरिलोनाइट और इलाइट। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्ले जो है आपको मिलती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो बता दूं मैं आपको, इसकी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम आपको आंसर मिलेगा इसका, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, प्रति किलोग्राम, है ना, अंग्रेजी में सेंटीमोल पर केजी। ऐसा नहीं लिखो तो ऐसे लिख लो, CMOL और किलोग्राम माइनस, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पीएच शब्द की खोज सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने की है भाई साहब, इसको तो अच्छे से याद कर लो। डोकरे को क्या नाम है इसका, सोरेनसन, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर कर रखा था, इसके वर्ड को डिस्कवर कर रखा था। तो धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन आयन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का जो इकाई है वो क्या जाएगा बेटा, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और पीएच शब्द की जो डिस्कवरी थी वो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है बेटा, RSC का फॉर्मूला क्या होता है। RSC का फॉर्मूला, इसको रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। RSC के पहले फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, है ना। इसको क्या कहते हैं अपन हिंदी में, कहते हैं बेटा इसको अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। अंग्रेजी में इसको कह देंगे बेटा, R का मतलब रेसिडुअल, S का मतलब सोडियम, C का मतलब कार्बोनेट, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला, वो क्या है, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, RSC बराबर कार्बोनेट CO3 माइनस 2, SCO3 माइनस 2 प्लस SCO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस, माइनस के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। एक पूरा गायब हो गया है यहाँ पे।
चल कोई नहीं, वापस लिख देते हैं। देखिएगा RSC क्या कहता है, RSC CO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस माइनस Mg2 प्लस प्लस Ca2 प्लस, ये फॉर्मूला जो है वो RSC रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, RSC जिसको अपन अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के नाम से अपन जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और सार का भी फॉर्मूला से साथ में आता है, वो भी आप लिख देना यहाँ पर Na+2। अगर आपको सार का फॉर्मूला पूछ ले, SAR, पहले फुल फॉर्म देखो, SAR की फुल फॉर्म सोडियम अधिशोषण अनुपात, सोडियम अधिशोषण अनुपात, SAR का फॉर्मूला Na प्लस इस प्रकार से फॉर्मूला जो है वो बनेगा सार का Na प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस बटा 2, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और जो फॉर्मूला दे रखे हैं वो भी अपन देखेंगे आगे की वीडियो में, सोडियम अधिशोषण अनुपात। नेक्स्ट बात करेंगे फॉस्फोरस युक्त, उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस pH मान पर आपको सर्वाधिक मिलती है। द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल इज हाईएस्ट एट विच pH वैल्यू। तो उदासीन pH और हल्की क्षारीय मृदाओं के अंदर आपको ये एक्टिविटी अधिक मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अगर pH उदासीन चल रही है प्लस हल्की क्षारीय मिट्टी चल रही हो, हल्की क्षारीय मृदाओं में इसकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है ना। न्यूट्रल कोमा लाइट बेसिक सॉइल जो है, इन सॉइल के अंदर लाइट बेसिक सॉइल या हल्की क्षारीय मृदाओं के अंदर, उदासीन मृदाओं के अंदर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जो है ज्यादा होती है, और इसी क्रियाशीलता पर आपको पता है जो पोषक तत्व है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं पौधों को। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। यूरेनियम, थोरियम, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, है ना, ये ऐसे तत्व हैं। इंग्लिश में भी इनको यही बोलेंगे, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, जो ऐसा एलिमेंट है जो फॉस्फोरस कंटेन जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, काफी भारी मात्रा में ये आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं अपन, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है वो अपन बात करेंगे। डीएनए आरएनए तो आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोस इसमें शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, और भी अपन डिफरेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो अमीनो अम्ल का जो प्रकार होगा, है ना, जो नाइट्रोजन क्षार का प्रकार होता है वो AGTC के फॉर्म में पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के नाम से पाया जाता है। जबकि आरएनए के अंदर जो है एडेनिन, ग्वानिन तो होता ही है, साथ में यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है। टी की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। साइटोकाइनिन तो होता ही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन डिफरेंस कर पाएंगे। डीएनए आरएनए काफी बेसिक है, और ये बड़े क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको तो 1 नंबर में डाला है यहाँ पर, बाकी बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकता है डीएनए आरएनए को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरकों के उदाहरण लेके, बहुत सिंपल है, जिनके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की कैपेसिटी होती है, उसको अपन यहाँ पर बात करते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं जो ऐसा पाया जाता है यहाँ पर, राइजोबियम, राइजोबियम को इंग्लिश में राइजोबियम ही कहेंगे। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम, है ना, ये ऐसे उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद चलते हैं धनाइन क्या होते हैं। धनाइन जिनके धन आवेशित K+, सोडियम प्लस, K, है ना,
ये होते हैं, है ना। इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, K प्लस Ca प्लस, ठीक है, Mg प्लस, ठीक है, Mg प्लस H प्लस सोडियम प्लस, ये सब ये धन आवेशित आयनों को, धन आवेशित आयनों को क्या कहते हैं बेटा, धनायन या कैटायन कहते हैं। वापस से पॉजिटिव चार्ज जो K प्लस Ca प्लस Mg प्लस H प्लस सोडियम प्लस, इन आयनों को अपन धनायन या कैटायन कहते हैं। लगे हाथ अगर अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें, ऋणायन की बात करें, एनायन की बात करें, तो नाइट्रेट NO3 माइनस, PO NO3 माइनस, PO3 माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाला हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, NO3 माइनस, PO4 माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस 2, ये सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। हो सकता है वो अगली बार धनायन नहीं पूछ के ऋणायन पूछ ले तो भी ये आंसर हो सकता है। उभय प्रतिरोध क्या होते हैं, पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो वास्तविक शक्ति होती है ना, पीएच परिवर्तन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, पीएच परिवर्तन का विरोध करने, पीएच परिवर्तन का विरोध करने वाले तत्व या वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उभय प्रतिरोध कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी विलयन के अंदर या किसी रसायन में पीएच का प्रतिरोध करने वाले तत्व पाए जाते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोध या बफर आइटम्स, इनको बफर्स के नाम से जानते हैं। बफर्स का क्वेश्चन हमेशा बनेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बफर्स का क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल को डिफाइन आपको करना है। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, पता है आपको, 1.5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। मृदा परिच्छेदिका क्या कहलाती है, आपको अच्छे से पता है कि मृदा का ऊर्ध्वाधर कट लगाने पर आपको ऊपरी धरातल से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर जो होती है ना, उसको अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसका दे रखा है, हो सकता है। अच्छा ये मैं बता दूं आपको, सॉइल प्रोफाइल का फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है, आपको प्रोफाइल का डायग्राम बना दो तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, या तो 1.5 नंबर में दिया, हो सकता है आपको 3 नंबर में डाल दें कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी इसमें लेयर होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर O लेयर, A लेयर, है ना, O A B1 C, ये सब लेयर आपको यहाँ पर पता रखनी है। ऊर्ध्वाधर कट जब हम वर्टिकल कट लगाते हैं तो सॉइल के जो विभिन्न संस्तर होते हैं, विभिन्न लेयर्स होते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन सॉइल प्रोफाइल अपन कहते हैं। इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का मृदा में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का आपको पता है, जब CN रेशियो क्या होता है, CN रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा का जो रेशियो होता है उसी को अपन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कहते हैं, है ना। सॉइल के अंदर कार्बन कितनी मात्रा में है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, उसका क्या रेशियो चल रहा है, उसी को अपन CN रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला भी दे रखा है बुक के अंदर, और पेज नंबर 23 के आसपास का दे रखा है। मृदा में प्राप्त कार्बन की मात्रा बटा मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा करेंगे तो ये नाइट्रोजन आ जाएगा। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्व के बारे में दे रखा है कि भाई सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता होती है वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पर ही डिपेंड करती है, आपको पता होनी चाहिए। CN रेशियो डिसाइड करेगा कि इस मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी कितनी चल रही है, वो यहाँ पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है वो मृदा में स्थिर रहता है, स्टेबल रहने वाला एलिमेंट है, और मिट्टी के अंदर जितने भी उपयोगिता है इसकी वो सब इसके द्वारा होती है। तो इस प्रकार से अपन इसको डिफाइन कर पाएंगे। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो 1.5 नंबर में है, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद में इसके 2 या 3 जो इंपॉर्टेंस दे रखे हैं बुक के अंदर वो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन, वो आपको यहाँ पर इसके आंसर लिखने। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किस प्रजाति के माने जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसी चैप्टर में क्वेश्चन दे रखा है इसका बेटा, कि आपको पता है वायुमंडल के अंदर 78% मात्रा में 78% मात्रा के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, पर इतनी नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मिट्टी के अंदर, पौधों के अंदर, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम
करते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन और असहजीवी नाइट्रोजन। तो इसका तो आपको आंसर मिल गया। सहजीवी जो पौधों के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, पौधों से क्रिया करते हैं, पौधों के साथ संबंध बना के फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करें, उसको अपन क्या कहते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या बनाते हैं, ये ग्रंथियां वगैरह नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, उसमें आप आराम से लिख सकते हैं, राइजोबियम का पूरा, राइजोबियम स्पीसीज का पूरा यहाँ पर आपको लेखा जोखा लिखना है, कौन कौन से प्रजाति है। तो आपको राइजोबियम की जो टेबल है वो बनानी है पर बड़ा, राइजोबियम मेलेलोटी, राइजोबियम जैपोनिका, राइजोबियम है ना, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फेजियोली, है ना, लुपिनी, ये आपको यहाँ पर टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, बिना टेबल बनाए यहाँ पर काम नहीं होने वाला, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, मृदा कोलाइड के क्या क्या गुण होते हैं, मृदा कोलाइड सॉइल कोलाइड्स के क्या क्या गुण होते हैं, चार गुण ही बताना है यहाँ पर। सॉइल कोलाइड जिसमें नेगेटिव चार्ज, मृदा कोलाइड के गुण, कोलाइड्स के गुणों के समानता होता है, ससंचन और आसंचन, सुगठिता, प्लास्टिसिटी। पहला अपन पास हो जाएगा ससंजन व आसंजन, कोहेजन और एडेशन फोर्स। नंबर 2 सुगठिता, सुगठिता जिसको अपन क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, प्लास्टिसिटी। इनके बारे में हल्का फुल्का आपको लिखना पड़ेगा बेटा, कोहेजन और एडेशन हो जाएगा, सुगठिता, प्लास्टिसिटी। ठीक है, नंबर 3 ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन, फैलाव और संकुचन। ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन, और चौथा हो जाएगा फैलाव और संकुचन। ठीक है, स्वेलिंग और श्रिंकेज अपन लिख सकते हैं, और इसके अंदर आप आराम से इसके आंसर जो है अपन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पर कि उपय प्रतिरोधक क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, व्हाट इज म्यूचुअल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। उपय प्रतिरोध विलयन क्या होता है, इसके गुण आपको लिखने हैं। उपय प्रतिरोध मैंने बताया था आपको, जो विलयन या मृदा के पीएच मान में जो प्रतिरोध पैदा करें, जो अपनी उपस्थिति से पीएच मान को चेंज नहीं होने दे, उसी को अपन उपय प्रतिरोधक या बफर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको क्या लिखना है, उपय प्रतिरोधन विलयन क्या होता है, विलयन के बारे में आपको बताया था आपको कि भाई ऐसा विलयन जिसके अंदर ऐसा प्रत्येक उपय प्रतिरोधी विलयन की पीएच निश्चित होती है, और ये प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल की अल्प मात्रा में जो भी अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखेगा। ऐसा विलयन जिसके अंदर अपन उसकी पीएच चेंज करना चाहे तो वो उसका प्रतिरोध पैदा करे, उसी को अपन क्या कहते हैं, उपय प्रतिरोधन विलयन कहते हैं। इसके गुण आपको बुक में से देख के लिखने हैं बेटा, ध्यान रखेगा। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आपको पता है कि वो प्रतिरोध पैदा करता है और डाइल्यूशन की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बेस संतृप्ति विलयन, बेस संतृप्ति के बारे में बात की जाए, मृदा के बेस संतृप्ति के बारे में बताइए, व्हाट इज बेस सैचुरेशन। तो बेस सैचुरेशन क्या होता है मेरे बच्चों, बेस संतृप्ति कुछ विनिमय भस्म जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायन या धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करते हैं, इसी को अपन बेस संतृप्ति विलयन या बेस सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको कुल अधिशोषित धनायन विनिमय क्षमता के रूप में अगर अपन प्रदर्शित करें तो इसके बारे में इसको अपन कहते हैं। 1.5 नंबर के अंदर इसका एक तो फॉर्मूला आपको बुक में से लिखना है, फॉर्मूला के बारे में जो है वो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है और इसकी क्या क्या इकाइयां होती हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत चालकता क्या होती है, तो बता दूं मैं आपको कि पानी के अंदर घुलनशील लवण की सांद्रता कितनी है, पानी के अंदर, है ना, पानी या मिट्टी के अंदर जो है, पानी या मृदा के अंदर घुलनशील लवण यानी कि जो सोल्यूबल सॉल्ट है वो कितनी मात्रा में घुलनशील है, इसकी मात्रा को बताने के लिए अपन जिसको यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, इसी कहते हैं। इसी की जो इकाई होती है वो डेसी साइमन प्रति मीटर, डीएस मीटर, डेसी साइमन इकाई की बात करें अपन तो क्या होती है बेटा, डेसी साइमन प्रति मीटर
यहाँ पर डी एस डेसिसाइमन प्रति मीटर के अंदर जो है इसको मापा जाता है। और इससे पहले इसी को मिली मॉस प्रति सेकंड सेंटीमीटर में भी मापा जाता था, पर अभी इसकी जो इकाई है वो अभी यही है। आगे चलते हैं अपन, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में क्या डिफरेंस है। इसका बुक के अंदर बहुत ही शानदार पॉइंट दे रखे हैं, है ना। लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में आपको डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से हर बार ये कहीं ना कहीं रिपीट देखने को मिलता है ना। आपको पता होना चाहिए सैलाइन सोयल जिसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो विद्युत चालकता होती है वो 4 डेसिसाइमन से अधिक होती है, और जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसिसाइमन से कम हो उसको अपन क्षारीय मृदाओं में रखते हैं। नंबर 2 कि भी हानिकारक विलय लवण 0.2% से अधिक इसमें रहते हैं, लवणीय में इसमें 0.2% कम रहता है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, आपको एक ही पॉइंट पे याद करना है। अगर आपने लवणीय के याद कर लिए हैं तो उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, या कम करोगे तो कम या अधिक करोगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये चीज अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि के आधार पर राइट 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। पादप पोषक तत्व के 4 यहाँ पर 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण। दूसरी स्टेप है मृदा विलयन से जड़ पृष्ठ पर आयनों का स्थानांतरण। तीसरा है जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश। चौथा है जड़ से तने और पत्तियों तक आयनों का प्रवेश। ये पेज नंबर हिंदी मीडियम में 85 पेज नंबर पर इसके बारे में अच्छे से खास लिख रखा है। चारों स्टेप्स को आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट, क्योंकि 1.5 नंबर का है ना। क्वेश्चन की नंबरिंग पे भी आप जाइएगा, नंबरिंग क्या कह रहा है पहला, उसके बाद में स्टेप लिखने के बाद में 2-2 लाइन इनके बारे में हल्की फुल्की आपको लिख देनी है, ताकि आपका कम से कम जो है 10-12 लाइन जो है वो आराम से भर सके। नेक्स्ट आता है नाश के कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो इसको आपको 9 चैप्टर के अंदर इसका वर्णन कर रखा बेटा, 9 चैप्टर के अंदर, कि भाई एक तो आपको फर्टिलाइजर संबंधी, भूमि प्रबंधक के, नाशकीय प्रबंधक के अलग अलग प्रबंध यहाँ पर आपको लिखना है, कि भाई आपको जो भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो वो सही क्वांटिटी में यूज होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में यूज नहीं हो, संतुलित मात्रा में यूज हो, आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ में गर्मी में गैर जुताई भी बढ़ानी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, राशि रसायनों का आवश्यकता अनुसार कम से कम प्रयोग में लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर नाश के रसायनों का उपयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपन। म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र लिखना है। फसल के 4 प्रभाव, फसल पर 4 प्रभाव लिखने हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया, केन खाद, किसान खाद के बारे में दे रखा है, बिल्कुल किसान खाद के बारे में। इस वाले क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हो सकता है आपको यूरिया के बारे में देते तो उनका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, केमिकल फॉर्मूला के साथ में, और उनका मेकिंग प्रोसेस अगर आप लिख पाओ कि वो कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, तो वो भी आप बहुत शानदार कर पाएंगे। और फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसल पर प्रभाव आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको बुक में से निकाल के और वो बेहतरीन तरीके से आपको इसको करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों से भारी तत्व संचयन के प्रभाव आपको समझाना है। वायु प्रदूषण नियंत्रण की मुख्य विधियां क्या क्या है, यहाँ पर वायु प्रदूषण दिया है। बाकी आपको जल प्रदूषण भी इंपोर्टेंट करना है ना, जल के साथ में मृदा प्रदूषण भी इंपोर्टेंट करना है। तीनों चारों प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकता है वो कंट्रोल करने के साथ साथ में इनकी प्रोसेस पूछ ले भी कैसे होता है ना। और रासायनिक उर्वरकों से भारी तत्व संचयन, ये 9 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन रहेगा। 9 चैप्टर प्रदूषण वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन बनेंगे अच्छे वाले। फिर आता है बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर के क्या क्या लाभ हैं। 3 प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं यहाँ पर, रासायनिक प्रकार से, बायोलॉजिकल प्रकार से और केमिकली प्रभाव से। और प्रयोग में रखे जाने वाले क्या क्या सावधानी ओपन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले 2 जैव उर्वरकों के नाम, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 बायो फर्टिलाइजर के नाम, राइजोबियम लिख सकते हो, एजोबैक्टर लिख सकते हो, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजोस्पाइरिलम लिख सकते हो, इनके बारे में अपन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं सर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। इनके बारे में प्रत्येक वर्ग में आपको लिखना है, उनके उदाहरण लिखने हैं। मोनोसेक्राइड का नामकरण कैसे करते हैं, है ना, ओएस वगैरह कैसे लगता है, ओज वगैरह कैसे लगते हैं वो आपको बताना है। खाद्य परिरक्षक इसी चैप्टर नंबर 10 का
ठीक, चैप्टर नंबर 10 जो कि 6 से 8 नंबर का चैप्टर है, इसी के क्वेश्चन का अपन बना रखा है। खाद्य परीक्षक क्या होते हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं वो अपन यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भाई पास्चुरेशन क्या होता है। मैंने अभी बताया था आपको, HT, ST और LT और धारण विधि के बारे में पूछ रहा है, होल्डिंग मेथड के बारे में बता सकते हैं। पनीर कैसा बनाते हैं, चेडार पनीर, दूध को गर्म करके उसमें रेनेट एंजाइम मिलाते हैं, रेनेट एंजाइम के बाद में उसको चाकू से काटा जाता है, वे को निकाला जाता है, पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 18 चैप्टर 12 चैप्टर में से भी आपको बड़े क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये पेपर अपन सोल्व कर पा रहे हैं, मॉडल पेपर। इसको अपनी बुक में से जो मैंने बताया है उस प्रकार देखिए बेटा, अब पूरा पेपर तो 3 घंटे का है, मैं 3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो आप खुद भी नहीं देखोगे। इससे अच्छा मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।